जाना चाहिए। मौजूदा उपबंध में समुदायों के प्रतिनिधित्व के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इस उपबंध में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधित्व की चर्चा की गई है, लेकिन यह उपबंध समुदायों को प्रतिनिधित्व दिए जाने के बारे में भी लागू हो सकता है। इस उपबंध का पाठ इस प्रकार है: संघीय परिषद और उसकी स्थानापन्न संस्थाओं के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा उनकी अपनी अपनी अवधि के लिए अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा, लेकिन कम से कम एक स्थान उस पार्टी को अवश्य मिलेगा जो प्रांतीय विधानसभाओं में अपने स्थानों की संख्या के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होगी, या अगर बहुत सी पार्टियों को समान संख्या में स्थान मिले हों, एक स्थान उस पार्टी के लिए नियत रहेगा जिसे प्रांतीय सभा के पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक मत प्राप्त हुए हैं। जब बहुत सी पार्टियों के दावे एक समान हो, तब इसका निर्णय पर्ची निकालकर किया जाएगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस पाठ को ज्यों का त्यों भारतीय संविधान में शामिल कर लिया जाए, लेकिन वहां पर बताया गया है कि अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के साथ साथ एक ऐसा उपबंध भी रहे जिससे प्रतिनिधित्व की मात्रा सुनिश्चित की जा सके, तो इसे हमारे संविधान में भी अपना लिया जाना चाहिए। संघीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को प्रतिनिधित्व दिए जाने के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। मैं अब इस विषय के दूसरे पक्ष पर अर्थात संघीय विधान मंडल में देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में कहना चाहता हूँ। इस पर विचार करते समय दो सवाल पैदा होते हैं। पहला यह है कि क्या हर राज्य को अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए या प्रतिनिधित्व देने के लिए इनको वर्गों में बांट दिया जाए, और दूसरा यह है कि इनको प्रतिनिधित्व किस तरह दिया जाए, चुनाव के द्वारा या नामजदगी के द्वारा। मैं पहले सवाल को लेता हूँ। संघीय संरचना उप समिति ने सिफारिश की है कि यह मामला राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। उप समिति की इस सिफारिश से मैं सहमत ना हो सकूंगा। मैं यह मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर राज्यों को निर्णय करना चाहिए। मेरा दृष्टिकोण तो यह है कि संघीय संरचना समिति को यह तय करना चाहिए कि जो संघीय संविधान हम बनाने जा रहे हैं उसमें किस इकाई को वह संघीय संविधान की इकाई मानती है। कृपया यह विचार करें कि अगर सारा मामला देशी राज्यों पर छोड़ दिया गया तब उसके क्या परिणाम होंगे। सबसे पहले तो मैं यह अनुमान करता हूं कि भारतीय संघ में हर राज्य का प्रतिनिधि रहेगा। अगर ऐसा होता है तब मेरा निवेदन है कि भारत में जो संघ बनेगा वह एक विशालकाय संघ होगा। आइए इस पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करें। जर्मन साम्राज्य के संघ राज्य में सिर्फ 25 इकाइयां हैं, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 5, ऑस्ट्रिया में 8, कनाडा में 4, स्विट्जरलैंड में 22 और अमेरिका में, जो अब तक का सबसे बड़ा संघ है, 48 इकाइयां हैं। अगर मैं यह मानकर चलूं कि हर राज्य को प्रतिनिधित्व दिया जाना है, तब हमारे संघ में लगभग 530 इकाइयां होंगी। दूसरी ओर अगर हम यह माने कि हम जिस संघ की परिकल्पना कर रहे हैं उसमें सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना है, तब जो सवाल उठता है वह यह है कि उस आदर्श का क्या होगा जो हमने अपने लिए निश्चित कर रखा है। यह आदर्श है कि हमारे नए संविधान में जो हमें बनाने जा रहे हैं, भारत के हर भाग को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अगर कोई राज्य प्रतिनिधित्व से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे, उनका क्या होगा? यह एक समस्या है जिस पर हमें विचार करना होगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह सवाल इसलिए नहीं उठाया है कि भारतीय संघ में जिन राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाना है उनकी संख्या के बारे में मैं चिंतित हूँ। मुझे जो चिंता खाए जा रही है वह यह है कि इस सवाल के बावजूद कि किन इकाइयों को इस प्रकार मान्यता दी जाएगी, क्या वे आधुनिक सभ्यता के बोझ को सहन करने में समर्थ हैं? क्या हम भारत के भावी संघ में भारत के हर राज्य को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मान्यता देंगे, या हम अपने संघ में उन्हीं इकाइयों को शामिल करेंगे जिनमें न्यूनतम सामर्थ्य होगी? जब हम देशी
राज्यों के बारे में इस दृष्टि से विचार करने लगेंगे, तब निश्चित ही हमें उन विभिन्न परिस्थितियों की पूरी जानकारी नहीं होगी जो इन विभिन्न राज्यों में हमें देखने को मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह एक संक्षिप्त अंश पढ़ रहा हूँ जिसमें मौजूदा देशी राज्यों का वर्णन किया गया है। यह अंश मैं श्री D.V. गुडम्पा की दी स्टेट्स एंड देयर पीपल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक से पढ़ रहा हूँ। असल में यही स्थिति है। उन्होंने एक तालिका दी है। मैं समिति की सुविधा के लिए यह तालिका नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इस पर उनकी टिप्पणी को सुना रहा हूँ। ऊपर दी गई तालिका से यह स्पष्ट है कि कुल 454 राज्य ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल 1000 वर्ग मील से कम है। 452 राज्यों की आबादी 1 लाख से भी कम है और 374 राज्यों का राजस्व 1 लाख रुपए से कम है। ब्रिटिश भारत का क्षेत्रफल 10,94,300 वर्ग मील है। आबादी लगभग 22.2 करोड़ है और इसमें 273 जिले हैं। इस तरह ब्रिटिश भारत में एक जिले का औसत क्षेत्रफल 4000 वर्ग मील और यहाँ की औसत आबादी लगभग 8 लाख है। अगर यह सुझाव दिया गया होता कि ब्रिटिश भारत के हर जिले को एक राज्य बना दिया जाए, तब विचार करने पर यह कितना भोंडा लगेगा। हमारे 562 राज्यों में से सिर्फ 30 राज्य ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल, जिनकी आबादी और राजस्व के लिए जिनके साधन ब्रिटिश भारत के एक औसत जिले के बराबर है। कुछ राज्य तो इतने छोटे हैं कि उन्हें राज्य कहने में संकोच होता है। लगभग 15 ऐसे राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल मुश्किल से 1 वर्ग मील भी नहीं है। 27 ऐसे राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल मात्र 1 वर्ग मील है। सूरत जिले में 14 राज्य हैं और 1925 की सूची के अनुसार उनमें से किसी भी राज्य का राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष में 3000 रुपया भी नहीं रहा। इनमें से 3 राज्य ऐसे हैं जहां 100 व्यक्ति भी नहीं रहते हैं और 5 ऐसे हैं जिनका राजस्व 100 रुपया भी नहीं है। इस पुस्तक में सबसे कम राजस्व 1 वर्ष में 20 रुपया बताया गया है। महाराजा बीकानेर, मैंने कल जो कहा था, क्या इससे उसकी पुष्टि नहीं होती कि भारतीय राज्यों में ऐसी इकाइयों को राज्य या पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर राज्य मानने के बारे में गलतफहमी है? डॉक्टर अम्बेडकर, नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है महाराजा बीकानेर। इसे भी देसी राज समझा गया और वही गलती हुई जो पहले हुई थी। इस बारे में माननीय मिर्जा कुछ और बता सकेंगे? डॉक्टर अम्बेडकर, हो सकता है महाराजा बीकानेर, अत्यंत आदरपूर्वक आपसे मैं यह सवाल करता हूँ, अगर राज के बारे में आपकी कोई विशेष परिभाषा है और अगर भारतीय संघ में राज्यों को शामिल करते समय आप इस परिभाषा को लागू करने जा रहे हैं, तब हम यह जानना चाहते हैं कि उन राज्यों का क्या होगा जो उनके मत के अनुसार निश्चित परिभाषा में छूट जाते हैं। महाराजा बीकानेर, मेरा विचार है कि इस सवाल पर बाद में अवसर आने पर विचार कर लिया जाए। डॉक्टर अम्बेडकर, संघीय संरचना समिति आंख बंद कर राज्यों को वह सब कुछ नहीं दे सकती जो वे मांगते हैं। महाराजा बीकानेर, राज्य भी ऐसा नहीं कर सकते। हम कोरे चेक पर तो दस्तखत नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की दिक्कतों को समझें। अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर, इस मामले में शायद आप हमारी मदद कर सकेंगे। आपने एक बहुत ही रोचक अंश पढ़कर सुनाया है। मैंने इसे बड़े ध्यान से सुना है, लेकिन मैं आपसे यह पूछता हूँ कि इस अंश को पढ़ने के बाद आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? डॉक्टर अम्बेडकर, मैं जो बात कर रहा हूँ वह यह है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया है कि अगर आप एक बार यह प्रस्ताव मान लें कि हर राज्य को भारतीय संघ में शामिल होने का हक है, चाहे चाहे वह जैसा भी हो, तब आप उस राज्य को हमेशा बने रहने का स्वतंत्र अधिकार दे रहे होंगे। महाराजा बीकानेर, यह अधिकार उसे अभी भी है। डॉक्टर अम्बेडकर, यह अधिकार ब्रिटिश सरकार की कृपा के कारण है, लेकिन मेरा निवेदन है कि यह एक ऐसी परिस्थिति है जो मैं सोच भी नहीं सकता और इससे सहमत नहीं हो सकता। यही कारण है कि आजकल के दिनों में वही इकाई उसी मानक के अनुसार बनी रह सकती है जैसे कि आधुनिक सभ्यता निश्चित करेगी, बशर्ते उस राज्य के पास राजस्व के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों। मैं समझता हूँ भारत के राजाओं को इस तरह खुश
करने से कोई लाभ नहीं होगा, और वह भी केवल इसलिए कि वह अपने राज्य को एक अलग इकाई मानने से अपने को राजा महाराजा कहे जाने पर खुश होते हैं, चाहे इससे उनकी प्रजा को कोई लाभ होता हो अथवा नहीं। महाराजा बीकानेर, उन्हें राजा महाराजा नहीं कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर, मेरा निवेदन है कि इस समिति को कुछ अर्हताएं निश्चित कर देनी चाहिए जो हर राज्य को भारतीय संघ में शामिल होने के पूर्व जरूर पूरी करनी चाहिए। अध्यक्ष, यह बहुत अच्छी बात है। यह अर्हताएं क्या हो, क्या यह निश्चित करने में आप हमारी सहायता करेंगे? डॉक्टर अम्बेडकर, मैं इसके लिए कुछ निश्चित भूभाग और कुछ निश्चित राजस्व नियत करना चाहता हूँ। यह भूभाग कितना हो, राजस्व कितना हो, इस बारे में एकदम से तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर किसी राज्य का शासक यह चाहता है कि उसका राज्य पूर्ण रूप से एक आत्मनिर्भर राज्य के रूप में रहे और भारतीय संघ का भाग बने, तब उसे यह सिद्ध करना होगा कि उसके राज्य के पास अपनी प्रजा के लिए एक सुसंस्कृत जीवन उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित संसाधन और सामर्थ्य है। मेरी यही कसौटी है। माननीय मानेक जी, दादा भाई, अपने मित्र के इस वक्तव्य से क्या मैं यह समझूं कि वह ऐसे राज्यों को संघ में शामिल किए जाने की अनुमति नहीं देंगे जिनका भू क्षेत्र छोटा है और जिनका राजस्व भी अल्प है? डॉक्टर अम्बेडकर, अब मैं प्रश्न के दूसरे पक्ष पर अर्थात संघीय विधानमंडल में भारतीय राज्यों को प्रतिनिधित्व दिए जाने के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। भारतीय राज्यों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे भारतीय संघ में तभी शामिल होंगे जब उन्हें संघीय विधानमंडल में अपने प्रतिनिधियों को नामजद करने की छूट दी जाएगी। भारतीय राज्यों के राजा महाराजाओं के प्रति अत्यंत आदर व्यक्त करते हुए मैं यह कहना